हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ बबीता हियर एंड वेलकम टू V1 क्लासेज। सबसे पहले तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका रिड्यूस सिलेबस है वो आ चुका है और अब हम उस रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से ही चैप्टर वाइज हम अपना सिलेबस कवर करने वाले हैं। और जो चैप्टर हटा दिए हैं वो चैप्टर हम बाद में करेंगे और अभी जो चैप्टर आपके उसमें दिए हुए हैं, जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, वही चैप्टर हम पहले कवर करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर मानव तंत्र, और मानव तंत्र के अंदर हमने स्टार्ट कर रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो में तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखा था और सेकंड वीडियो के अंदर हमने माउथ यानी बकल कैविटी और बकल कैविटी के अंदर जो टीथ हैं, टीथ के टाइप्स हैं, टीथ के फंक्शन हैं और उनके जो दंत सूत्र है वो हमने उस वीडियो में कर लिया था। अब आज हम बात करेंगे जो आपकी आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर जो ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन कौन कौन से? आपके माउथ है, ग्रसनी है, ग्रसिका है, आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। ये जो ऑर्गन है, इन ऑर्गन की स्ट्रक्चर कैसी है, इनका फंक्शन क्या है और इनके पार्ट कितने हैं, उन पार्ट की क्या स्ट्रक्चर है और वो कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के इन ऑर्गन के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माउथ, मुख गुहा। मुख गुहा जो है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल की, हमारी आहार नाल का स्टार्टिंग पोर्शन है। आहार नाल स्टार्ट कहाँ से होती है? मुख गुहा से स्टार्ट होती है, यानी हम भोजन को ग्रहण कहाँ से करते हैं? मुख से करते हैं। तो आहार नाल की स्टार्टिंग यानी उसका प्रारंभिक भाग क्या हो गया? मुख गुहा हो गया। ठीक है, और मुख गुहा के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब मुख गुहा के बाद में भोजन कहाँ जाएगा? ग्रसनी में जाएगा। ग्रसनी को हम और क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश टर्म साथ साथ ध्यान रखते चलिए। ग्रसनी को हम बोलते हैं फेरिंग्स। अब ग्रसनी कहाँ स्थित होती है? ग्रसनी स्थित होती है हमारे मुख गुहा के पीछे की तरफ। मुख गुहा किसमें खुलती है? ग्रसनी में खुलती है। एक कीप लाइक स्ट्रक्चर होती है, कीप नुमा संरचना होती है जो मुख गुहा के पीछे की तरफ खुलती है। डायग्राम में देखिए, ये आपकी जो रेड पोर्शन दिख रहा है ना, ये रेड पोर्शन क्या है? ग्रसनी है। ठीक है, देखो ये मुख गुहा है और ये जो है ये नोज का पोर्शन है, ये नोज का पोर्शन है और ये आपके मुख गुहा है। तो मुख गुहा भी किसमें खुल रही है? ग्रसनी में खुल रही है। और आपकी जो नोज है उसकी ओपनिंग भी कहाँ हो रही है? ग्रसनी में हो रही है। यानी आपकी नोज की ओपनिंग और आपके माउथ की ओपनिंग, दोनों की ओपनिंग कहाँ होती है? ग्रसनी के अंदर होती है। ठीक है, तो ग्रसनी जो है ये रेड वाला पार्ट है और इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट तो होती है नासाग्रसनी, दूसरी होती है मुख ग्रसनी और तीसरी होती है कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी। ठीक है, अब नासाग्रसनी कौन सी होती है? नासाग्रसनी देखो, ये वाला जो पार्ट मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ आपको दिख रहा होगा, जो मैंने ब्लू लाइन खींची हुई है ना बीच बीच में, ये मैंने 3 पार्ट किए हुए हैं ग्रसनी के। तो फर्स्ट पार्ट जो है ये वाला, ये क्या है? नासाग्रसनी है। क्यों? क्योंकि ये कहां स्थित है? नाक की जो ओपनिंग है उसके पास स्थित है। यानी ग्रसनी का वो पार्ट जो नाक में खुलता है वो क्या है? नासाग्रसनी है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे नासाग्रसनी। ठीक है, यानी इसकी ओपनिंग कहां हो रही है? नोज में हो रही है, तो इसको नासाग्रसनी बोल दिया। फिर सेकंड क्या है? सेकंड है आपके मुख ग्रसनी। मुख ग्रसनी की ओपनिंग कहां हो रही है? माउथ में हो रही है, मुख में हो रही है, तो इसको क्या बोल दिया? मुख ग्रसनी बोल दिया। तो ये क्या है? मुख ग्रसनी है जो मुख गुहा के पास है, मुख गुहा में खुल रही है। तीसरी ग्रसनी है अधोग्रसनी, ये थर्ड वाली, ये क्या है? अधोग्रसनी, या हम इसको क्या बोलते हैं? कंठ ग्रसनी भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो अधोग्रसनी यानी कंठ ग्रसनी, मुख ग्रसनी और नासाग्रसनी, 3 पार्ट होते हैं ग्रसनी के या फेरिंग्स के। ठीक है, ग्रसनी जो है उसके अंदर फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता है। ग्रसनी का सिर्फ यही काम है कि मुख से हमने जो फूड लिया है, जो फूड हमने मुख से ग्रहण किया है, उस फूड को वो पहुंचाती है कहां तक? ग्रसिका तक। ग्रसिका या ग्रसिका को हम बोलते हैं ग्रास नाल या इसोफेगस। ग्रसिका, ग्रास नाल या इसोफेगस, कोई भी नाम बोलो, बात एक ही है।
तो मुख गुहा से भोजन को ग्रसनी क्या करती है, ग्रसिका तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पाथ है, एक रास्ता है फूड को आगे ग्रसिका तक पहुंचाने का, बाकी इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। आगे जो आपके ग्रसिका है उसके अंदर भी फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो पार्ट है आपके ग्रसनी का। फिर आती है ग्रास नली। ग्रास नली को हम क्या बोलते हैं, ग्रसिका भी बोलते हैं और इसोफेगस बोलते हैं। ग्रसिका जो है वो ग्रसनी को आमाशय से जोड़ती है। देखिए ये ग्रसनी है और ये ग्रसनी जो है ये नीचे खुल रही है, ये तो ग्रसिका है, इसको बोल सकते हो ग्रास नाल। में ये इधर लिख देती हूं, ये क्या है, ग्रसिका, या इसको हम बोलते हैं ग्रास नाल, ठीक है। तो ये जो ग्रसनी है आपकी, ये ग्रसनी खुल रही है ग्रसिका में, और ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है ये क्या है, वायु नाल है। आप नोज से वायु को ग्रहण कर रहे हो, श्वास ले रहे हो, तो वायु जा रही है। वायु भी कहां जा रही है, सबसे पहले ग्रसनी में जा रही है, और मुख से जो भोजन ग्रहण कर रहे हो वो भी सबसे पहले कहां जा रहा है, ग्रसनी में जा रहा है। अब ग्रसनी में तो दोनों एक साथ जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो भोजन है वो तो कहां जाता है, ग्रास नाल में आ जाता है, और जो आपकी वायु है वो कहां आ जाती है, विंड पाइप में आ जाती है, वायु नाल में आ जाती है। ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है ना, ये वाली जो मैंने यहां थोड़ी सी बना के छोड़ी है, ये क्या है, आपके वायु नाल है, ठीक है। तो जो ग्रसनी है वो नीचे की तरफ दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो है आपके ग्रसिका और दूसरी है वायु नाल, यानी एक तो ग्रास नाल और दूसरा वायु नाल। फूड किस में आएगा, ग्रास नाल में, वायु किस में आएगी, वायु नाल में, ठीक है। अब देखिए ग्रसिका जो है इसके अंदर भी कोई डाइजेशन नहीं होता, इसका भी क्या काम होता है, ये भी क्या करती है, ग्रसनी के द्वारा जो भोजन आया है ग्रसनी के पास, उस फूड को ये किसमें पहुंचाती है, आमाशय के अंदर पहुंचाती है, ठीक। अब इसके बाद ये जो ग्रसिका है, ये जो पाइप है, जो ग्रास नाल है, इस ग्रास नाल के स्टार्टिंग पॉइंट पर, यानी इसके शीर्ष स्थान पर एक ढक्कन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक ढक्कन होता है जो किसका बना होता है, टिश्यूज का बना होता है, और वो ढक्कन कहलाता है एपिग्लोटिस। क्या कहलाता है, एपिग्लोटिस कहलाता है। देखिए ये जो मैंने नीचे ग्रीन बनाया हुआ है ना थोड़ा सा, इसको हम बोल रहे हैं एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, एपिग्लोटिस जो है वो भोजन को वायु नाल में जाने से रोकता है। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन जो है वो ग्रास नाल में ही जाए और वायु जो है वो वायु नाल में ही जाए। इस चीज को कौन नियंत्रित करता है, एपिग्लोटिस नियंत्रित करता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये जो एपिग्लोटिस है वो किस पे आ जाता है, वायु नाल पर आ जाता है, जिससे भोजन जो है वो वायु नाल के अंदर नहीं जाए, श्वास नलिका में नहीं जाए। और जब हम श्वास ले रहे हैं, यानी हम श्वास लेते हैं, तो ये किस पे आ जाता है, भोजन नाल के ऊपर आ जाता है, यानी जो ग्रास नाल है इसके ऊपर आ जाता है। और जो हम फूड ग्रहण करते हैं तो ये किस पे आ जाता है, वायु नाल पे आ जाता है, यानी ये खिसकता रहता है वायु नाल और ग्रास नाल के ऊपर। अब इसके बाद देखिए ग्रास नाल यानी ग्रसिका के अंदर और कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ग्रसिका के अंदर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। ये जो म्यूकस ग्लैंड है किसी प्रकार का एंजाइम सीक्रेट नहीं करती है, ये जो म्यूकस ग्लैंड है वो म्यूकस सीक्रेट करती है, श्लेष्मा स्रावित करती है। और वो श्लेष्मा क्या करता है, भोजन को लसदार बना देता है, चिपचिपा बना देता है, जिससे क्या होता है, भोजन जो है वो आसानी से खिसक कर किसमें चला जाए, आमाशय में चला जाए, ठीक। तो एक तो होता है इसके अंदर श्लेष्म ग्रंथियां, दूसरी क्या होती है, इस ग्रसिका के अंदर क्रमाकुंचन गति होती है। क्रमाकुंचन गति क्या होती है, क्रमाकुंचन गति होती है, यानी ये जो ग्रसिका है इसकी भित्ति, इसके अंदर की साइड कुछ भित्तियां पाई जाती हैं ऐसी, जो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स करती है, जो संकुचित होती है और रिलैक्स होती है, संकुचित होती है और रिलैक्स होती है। तो इनके संकुचित और रिलैक्स होने से, संकुचन, एक बार संकुचन हुआ रिलैक्स हुआ, संकुचन हुआ रिलैक्स हुआ, तो संकुचन और रिलैक्स से क्या होता है, फूड जो है वो आगे की तरफ मूव करता है और किसमें चला जाता है, आमाशय में चला जाता है, ठीक। तो ग्रसिका के अंदर दो संरचनाएं होती है, एक तो इसमें श्लेष्म ग्रंथियां होती है, दूसरा इसमें एक विशेष प्रकार की गति पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं
क्रमाकुंचन गति, और इस क्रमाकुंचन गति के द्वारा ही क्या होता है, भोजन आमाशय के अंदर आ जाता है, मूव कर जाता है। ठीक है, ये काम हो गया आपके ग्रसिका का। इसके अलावा ग्रसिका में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम बात करते हैं आमाशय, यानी हमारा स्टमक। स्टमक क्या है? स्टमक जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? ऊपर की तरफ ग्रसिका से जुड़ा हुआ है। ये स्टमक है, ये जो स्टमक है वो किससे जुड़ा हुआ है? ग्रसिका से जुड़ा हुआ है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ किससे जुड़ा हुआ है? छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, छोटी आंत है, ये छोटी आंत से जुड़ा हुआ है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है आपके ग्रसिका से। एक जे टाइप स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? जे स्ट्रक्चर है, जो कैसा होता है? थैलेनुमा होता है, एक पाउच की तरह होता है। जब हम फूड को ग्रहण करते हैं तो ये फैल जाता है, और जब हम फूड नहीं लेते हैं, हमारा पेट जब खाली होता है, हमने कुछ टाइम तक फूड नहीं लिया हुआ होता है, उस टाइम पे ये सिकुड़ जाता है, और जैसे ही हमने फूड लिया ये फैल गया। यानी ये लचीला अंग होता है जो सिकुड़ता रहता है और फैलता रहता है। ठीक है, आमाशय जो है उसके अंदर हम 1 से 3 लीटर तक भोजन धारण कर सकते हैं, रख सकते हैं, उसमें स्टोर हो सकता है। 1 से 3 लीटर तक भोजन इसके अंदर स्टोर हो सकता है। और दूसरी बात, इसमें जो फूड है वो कितने समय तक रहता है? इसमें जो फूड रहता है वो आपका 4 घंटे तक रहता है। कोई फूड 4 घंटे भी रहता है, कोई फूड इसमें 2 घंटे भी रहता है, कोई फूड इसमें 6 घंटे भी रहता है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो आपके फूड की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, आपने कैसा फूड लिया है। मान लीजिए आपने जूस लिया है, 1 गिलास आपने जूस लिया, जूस में क्या है? नेचुरल शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट है तो वो क्या हुआ, 1 घंटे या 2 घंटे के बाद हमें वापस से भूख लगी आती है। क्यों लगी आती है? क्योंकि वो जो जूस हमने लिया है उस जूस का 1 घंटे और 1.5 घंटे में क्या हो गया? उसका डाइजेशन हो गया। यानी वो आमाशय के अंदर कितनी देर रहा? 1 से 2 घंटे रहा वो आमाशय के अंदर, है ना। लेकिन हम यूं मानिए हमने दूध पिया, मिल्क पिया, तो हमें 2-3 घंटे तक भूख नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वो जो मिल्क है आपके आमाशय के अंदर कितने टाइम तक रहता है? 3-4 घंटे तक उसमें रहता है, क्योंकि उसमें क्या है? प्रोटीन है, और प्रोटीन, उसमें प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय के अंदर। आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, तो वो थोड़ी देर यानी कुछ ज्यादा टाइम तक उसमें रहता है। फिर यदि हम कोई ऑयली फूड लें, जैसे हमने पिज्जा बर्गर वगैरह ले लिया, या कोई ऑयली फूड हमने ले लिया, तो वो क्या होता है? जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं? आज तो पेट भारी भारी हो रखा है, मतलब गैस्ट्रिक हो रखी है या फिर एसिडिटी हो रखी है। क्यों? क्योंकि वो फूड आमाशय ने डाइजेस्ट ही नहीं किया है, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है। ऑलमोस्ट वो 6 घंटे तक वो आमाशय में पड़ा रहा है, तो वो क्या हो गया? हमारे लिए एसिडिटी हो गई। तो फूड की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आमाशय के अंदर कितने टाइम तक रहेगा। क्लियर है? आमाशय जो है वो हमारे शरीर में बाईं साइड स्थित होता है, ठीक है ना। बाईं साइड होता है आमाशय, और दाईं साइड होता है आपका यकृत। हमारी बाईं साइड है वो इसकी बाईं साइड है, और इसकी दाईं साइड है वो हमारी भी दाईं साइड है, इस तरीके से। ठीक है, तो आमाशय किधर स्थित होगा? बाईं साइड में, और यकृत किधर स्थित होगा? दाईं साइड में। अब आमाशय के कितने पार्ट हैं, कितने भागों में डिवाइड है? ये आमाशय 3 भागों में डिवाइड है। देखिए, देखो, जैसे मैं आपको एक अलग से स्ट्रक्चर बना के बता रही हूं। देखो, ये है आपके आमाशय, अलग से बना लेते हैं हम इसको, इसके पार्ट हम अलग अलग समझते हैं। ये आपका आमाशय है, कैसी स्ट्रक्चर है? कुछ कुछ जे लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना? ओके, जे लाइक स्ट्रक्चर है और थैलेनुमा संरचना है। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट जो होता है वो ये वाला पार्ट होता है इस आमाशय का। ये तो हो गया बायां भाग, ठीक, ये हो गया दायां भाग। तो बाएं भाग की साइड क्या होता है? इसका जठरागम भाग होता है, जठरागम भाग होता है। और जठरागम भाग को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक पोर्शन बोलते हैं। कौन सा पोर्शन बोलते हैं? कार्डियक पोर्शन। तो जठरागम भाग कौन सा है? बायां भाग है। क्या करता है? ग्रसिका को आमाशय से जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? ग्रसिका को आमाशय से जोड़ने का काम करता है। देखो, ये ग्रसिका है, ये ग्रसिका है, इसको जोड़ रहा है आमाशय यहां से,
ठीक है ना। तो ग्रसिका को आमाशय से जोड़ने का काम कौन करता है? जठरागम भाग करता है। फिर सेकंड भाग क्या है? सेकंड भाग है इसका जठर निर्गमी भाग, इसको हम बोलते हैं जठर निर्गमी भाग। ये कौन सी साइड है? दाईं साइड है जठर निर्गमी भाग, इसको हम बोलेंगे पाइलोरिक पोर्शन या पाइलोरस पोर्शन। तो पाइलोरिक पोर्शन जो है वो किधर होता है? दाईं तरफ होता है। ये क्या करता है? किसको जोड़ता है और किससे जोड़ता है? ये जो है अब आमाशय नीचे की तरफ किससे जुड़ा होता है? छोटी आंत से जुड़ा होता है। छोटी आंत का भी एक भाग है ग्रहणी, ग्रहणी से ये जुड़ा हुआ होता है। देखो ये ग्रहणी पोर्शन है छोटी आंत का, इससे जुड़ा हुआ है आमाशय का ये वाला पोर्शन, नीचे वाला दाईं साइड का पोर्शन। देखो नीचे वाला दाईं साइड को जो पोर्शन है वो जुड़ा होता है आपके नीचे छोटी आंत से। क्लियर है? अब इसके बाद थर्ड पार्ट है आपका फंडस भाग। ये फंडस भाग, ये जो फंडस भाग है ये जठरागम के और जठर निर्गमी के दोनों के बीच में स्थित होता है, सेंटर में स्थित होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ऊपर की तरफ जठरागम भाग, नीचे की तरफ दाईं तरफ हो गया जठर निर्गमी भाग और बीच में हो गया फंडिस भाग। अब आमाशय के अंदर इन तीन पार्ट के अलावा और भी क्या होती है? दो संवरणी पेशियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? दो संवरणी पेशियां पाई जाती है। संवरणी पेशियों के फंक्शन के बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। संवरणी पेशियां क्या करती है? फूड की गति को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सी संवरणी पेशियां पाई जाती है? एक तो पाई जाती है ग्रास नलिका अवरोधनी, दूसरी पाई जाती है जठर निर्गमीय अवरोधनी। क्या करती है? आमाशय में दो संवरणी पेशियां पाई जाती है जो भोजन के पारगमन को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो कौन कौन सी संवरणी पेशी पाई जाती है? सबसे पहली तो है ग्रास नलिका अवरोधनी। ये ग्रास नलिका अवरोधनी जो है ये पाई जाती है यहां पर। ग्रास नलिका अवरोधनी, इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। ये कहां पाई जाती है? यहां पाई जाती है। और क्या काम करती है? ये जो है ये आपका जो फूड ग्रसिका से आमाशय में आया है, ये ग्रसिका से जो आपका फूड आमाशय के अंदर आया है, ये फूड वापस आमाशय से ग्रसिका में ना चला जाए, इस चीज को ये कंट्रोल करती है। ठीक है ना। तो ये क्या करती है? फूड को, आमाशय में आए हुए फूड को वापस ग्रसिका में नहीं चला जाए, इस चीज को नियंत्रित करती है। इसके बाद में जो दूसरी संवरणी पेशी होती है वो आपके पाई जाती है यहां पर। ये क्या काम करती है? ये भी क्या करती है? आमाशय में जो फूड है उस फूड को छोटी आंत में जाने को कंट्रोल करती है। उस आमाशय में जो आपका फूड पड़ा हुआ है उस फूड के छोटी आंत में निकास को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। यानी यदि ये वाली पेशी नहीं होगी तो क्या होगा? आपका जो फूड आमाशय के अंदर 3-4 घंटे तक पड़ा रहना चाहिए। 3-4 घंटे तक क्यों पड़ा रहता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? भोजन का आंशिक पाचन होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। तो आंशिक पाचन होता है। पाचन की जो मैकेनिज्म है, कैसे पाचन होता है, कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं, वो चीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम पाचन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि कैसे पाचन होता है। आज हम देख रहे हैं आहार नाल के जो ऑर्गन है उनका क्या फंक्शन होता है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, तो ये जो जठर निर्गमी भाग है ये क्या करता है? आमाशय में जो फूड है उसके छोटी आंत में निकास को नियंत्रित करता है, इस चीज को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, अब ये जो इसका बीच का जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है ये आमाशय की क्या है? बॉडी है, आमाशय का शरीर है जहां पर भोजन पड़ा रहता है। ये हो गए आपके आमाशय की स्ट्रक्चर। क्लियर है? ठीक है, फिर इसके बाद देखिए छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो आमाशय है, आमाशय के बाद क्या आएगा? छोटी आंत आएगी। आमाशय के बाद आती है आपके छोटी आंत, और छोटी आंत स्टार्ट कहां से हो रही है? आमाशय का जो ये जठर निर्गमी भाग है, ये भाग स्टार्ट कहां से होती है? आमाशय के जठर निर्गमी भाग से स्टार्ट होती है। यहां से स्टार्ट होती है और पूर्ण कहां पर होती है? बड़ी आंत में जाकर कंप्लीट होती है। कितनी लंबी होती है? 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत कितनी लंबी होती है? 7 मीटर लंबी होती है। आपकी जो आहार नाल है, कंप्लीट आहार नाल, मुख गुहा से लेकर
मल द्वार तक इसके अंदर सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, आपकी छोटी आंत होता है। कितना? 7 मीटर लंबा। क्लियर है? अब देखिए ये जो छोटी आंत है इसमें क्या होता है, भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। यानी भोजन का सर्वाधिक पाचन या कंप्लीट पाचन कहां पर होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय या कोई भी और ऑप्शन दे दे, यकृत। तो कहां होता है भोजन का सर्वाधिक पाचन? छोटी आंत में होता है। ठीक है, अब छोटी आंत को छोटा क्यों कहा, ये तो आहार नाल का सबसे लंबा पार्ट है, तो इसको छोटी आंत कैसे बोलते हैं? तो इसको छोटी आंत बोलते हैं इसके चौड़ाई के कारण। इसकी जो चौड़ाई होती है वो कम होती है, किससे? बड़ी आंत से। बड़ी आंत की जो चौड़ाई होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू छोटी आंत। तो छोटी आंत की जो चौड़ाई होती है वो कम होती है और उसके कारण इसको छोटी आंत बोला जाता है, ना कि इसकी लंबाई के कारण। इसकी लंबाई तो बहुत लंबी होती है, 7 मीटर लंबी होती है, तो उस हिसाब से तो इसको बड़ी आंत बोलना चाहिए था, लेकिन इसको छोटी आंत क्यों बोलते हैं? इसकी चौड़ाई जो है वो कम होती है, इसलिए इसको छोटी आंत बोलते हैं। ठीक है, अब इस छोटी आंत के भी कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले गृहिणी जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, सेकंड अग्रक्षुदांत्र जिसको हम बोलते हैं जेजुनम, और थर्ड है क्षुदांत्र जिसको हम बोलते हैं इलियम। ठीक है, अब देखो कि इसमें आपको 3 पार्ट दिख रहे हैं। ये वाला जो पोर्शन है ना, जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये है आपका ड्यूडेनम, गृहिणी। फिर ये जो रेड पोर्शन आपको दिख रहा है ये है आपका अग्रक्षुदांत्र यानी जेजुनम। फिर इसके बाद में जो आपको लास्ट ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ये क्या है? इलियम है, क्षुदांत्र। ये 3 पोर्शन है। ठीक है ना, देखो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? गृहिणी। इसके बाद रेड वाला जो पोर्शन है इसको अग्रक्षुदांत्र। क्लियर है? फिर ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्षुदांत्र बोल रहे हैं। क्लियर हो गया आपको इस डायग्राम में? छोटी आंत के 3 पार्ट हैं, गृहिणी, अग्रक्षुदांत्र और क्षुदांत्र। ब्लू वाला पार्ट गृहिणी, रेड वाला पार्ट अग्रक्षुदांत्र और ग्रीन वाला पार्ट क्षुदांत्र। जो गृहिणी होती है वो छोटी आंत का फर्स्ट पार्ट होती है और सबसे छोटा भाग होती है। देख लीजिए आप डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा ना, ब्लू पोर्शन इतना ही है। तो सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है? छोटी आंत का गृहिणी होता है, और सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? छोटी आंत का क्षुदांत्र होता है। ठीक है ना, सबसे छोटा पार्ट तो गृहिणी और सबसे बड़ा पार्ट क्षुदांत्र। ठीक है, क्षुदांत्र आपका होता है 3 मीटर लंबा। सबसे पहले हम बात करते हैं गृहिणी की। तो गृहिणी छोटी आंत का सबसे पहला पार्ट होता है और सबसे छोटा पार्ट होता है। दूसरी हम बात करें कि गृहिणी के अंदर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। हमने अभी भी बोला था कि जो छोटी आंत होती है उसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, और छोटी आंत में भी कहां होता है? छोटी आंत में भी कहां होता है? गृहिणी भाग के अंदर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है? गृहिणी में होता है, क्योंकि गृहिणी के अंदर सारे एंजाइम्स आते हैं। आमाशय में जो एंजाइम होते हैं वो सारे एंजाइम कहां आते हैं? गृहिणी में। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपके अग्रक्षुदांत्र। अग्रक्षुदांत्र जो है वो बीच का भाग है, मध्य भाग है। क्या काम करता है? इसके अंदर भोजन का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। कैसे होता है? ये जो अग्रक्षुदांत्र है इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं आंत्र कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? आंत्र कोशिकाएं बोलते हैं। ये आंत्र कोशिकाएं जो होती है इनकी स्ट्रक्चर होती है अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, जिनको हम बोलते हैं विलाई। कैसी स्ट्रक्चर होती है? कुछ इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होती है अंगुलीनुमा, जिसको हम क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। ये क्या करती है? विलाई भोजन का अवशोषण करने का काम करती है। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है इससे क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है। तो इसमें आंत्र कोशिकाएं पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो भोजन के अवशोषण का कार्य करती हैं। तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण किसमें हो गया? भोजन का सर्वाधिक अवशोषण हो गया आपके अग्रक्षुदांत्र में। क्लियर है? अब इसके बाद में थर्ड पार्ट क्या है छोटी आंत का? क्षुदांत्र है। तो क्षुदांत्र में क्या होता है? क्षुदांत्र के अंदर जो अवशोषण अग्रक्षुदांत्र में नहीं हुआ है, जो बच गया है, उसका बाद में अवशोषण होता है किसमें? क्षुदांत्र में।
यानी आंशिक अवशोषण होता है। यानी जो विटामिन्स है, कुछ ऐसे विटामिन्स रह गए हैं जिनका अगर क्षुदांत्र में अवशोषण नहीं हुआ है, उनका अवशोषण बाद में होता है आपके क्षुदांत्र में। क्लियर है? तो क्षुदांत्र, अग्रक्षुदांत्र और आपके गृहिणी, इनके फंक्शन क्या क्या है और कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ये आप समझ चुके हो। अब छोटी आंत के बाद क्या आता है? बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है वो कहाँ जुड़ती है? आपके छोटी आंत के क्षुदांत्र भाग से। ये छोटी आंत है, छोटी आंत का ये वाला जो भाग है क्षुदांत्र भाग, ये किससे जुड़ा होता है? बड़ी आंत से जुड़ा होता है। ठीक है ना? ये जो आपको दिख रही है ना, ये क्या है? बड़ी आंत है। बड़ी आंत से, बड़ी आंत छोटी आंत के क्षुदांत्र भाग से जुड़ी होती है। काम क्या करती है? बड़ी आंत में क्या होता है? भोजन के अंदर, यानी जो भोजन छोटी आंत में जिस भोजन का पाचन हो गया था, उस भोजन से जल और जो मिनरल्स हैं उनका अवशोषण करती है। जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। अब ये जो बड़ी आंत है, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। अब आप बोलोगे मैम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मतलब ये तो हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन ये कौन से बैक्टीरिया हैं? लाभदायक बैक्टीरिया हैं, जो हमारे लिए लाभदायक है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये जो बैक्टीरिया जो बड़ी आंत में पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया भोजन को फर्मेंटेशन क्रिया के द्वारा और ज्यादा सरलीकृत करते हैं। भोजन को और ज्यादा सरलीकृत करके पचाने का काम करते हैं। कौन? आपके बैक्टीरिया। ठीक है? तो बड़ी आंत जो है उसमें क्या है? बैक्टीरिया है, और दूसरा ये काम क्या कर रही है? जल और खनिज लवणों का अवशोषण कर रही है। अब बड़ी आंत के भी आपके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है अधांत्र, जिसको हम बोलते हैं अंधनाल, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीकम। ठीक है? फिर सेकंड पार्ट होता है वृहदांत्र, जिसको हम बोलते हैं कोलोन, और थर्ड पार्ट होता है मलाशय यानी रेक्टम। वृहदांत्र जो है वो बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे लंबा भाग होता है। इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला आरोही वृहदांत्र, दूसरा अनुप्रस्थ वृहदांत्र, तीसरा अवरोही वृहदांत्र, और लास्ट सिग्माकार वृहदांत्र। चारों भाग होते हैं। इन चारों की लंबाई लिखी हुई है। हालांकि आपको लंबाई याद करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं चारों पार्ट कहां कहां स्थित होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, ये है वृहदांत्र, ठीक है। और यहां पर ये जो 3-4 इंच लंबी जो स्ट्रक्चर है, ये क्या होती है? अपेंडिक्स होती है। ठीक है ना? ये होती है आपकी अपेंडिक्स। अब हम वृहदांत्र के पार्ट देख रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? आरोही वृहदांत्र। तो देखिए, ये पार्ट कौन सा है? ये वाला इतना पार्ट, ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट आपका है अधांत्र। जो बड़ी आंत का फर्स्ट पार्ट है ना, अधांत्र, ये वाला कौन सा है? ये पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट है बड़ी आंत का। फिर इसके बाद में वृहदांत्र कौन सा है? ये इतना, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है? वृहदांत्र है। तो वृहदांत्र हो गया ना लंबा, बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग हो गया। फिर इसके बाद जो थर्ड पोर्शन है मलाशय, ये है मलाशय। ठीक है ना? तो 3 पार्ट हो गए, अधांत्र, ये वृहदांत्र और ये मलाशय। ठीक है? अब हम देखते हैं वृहदांत्र के 4 पार्ट कौन कौन से हैं। तो 4 पार्ट में सबसे पहले तो है वृहदांत्र का आरोही वृहदांत्र। तो ये वाला जो पार्ट है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला पार्ट है आपका आरोही वृहदांत्र, जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। ठीक है? ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये क्या है? आरोही वृहदांत्र है। इसके बाद आता है अनुप्रस्थ वृहदांत्र। अनुप्रस्थ वृहदांत्र, तो ये वाला जो पोर्शन है ना इतना, ये वाला पोर्शन, ये वाला क्या है? अनुप्रस्थ वृहदांत्र है। इसके बाद है अवरोही वृहदांत्र, और ये है अवरोही वृहदांत्र, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिग्माकार,
सिग्मोइड, सिग्माकार वृद्धांत्र। ये जो होती है वो सिग्मोइड होती है, इस तरीके से एस टाइप स्ट्रक्चर होती है। देखिए ये लग रही है ना सिग्मोइड, तो इसको क्या बोलते हैं? सिग्माकार वृद्धांत्र बोलते हैं। तो कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। फर्स्ट आरोही वृद्धांत्र, सेकंड अनुप्रस्थ वृद्धांत्र, थर्ड अवरोही वृद्धांत्र और फोर्थ सिग्माकार वृद्धांत्र। ये आपके हो गया वृद्धांत्र। फिर इसके बाद आता है मलाशय, जो बड़ी आंत का थर्ड पार्ट है। मलाशय, मलाशय जो होता है वो आहार नाल का अंतिम भाग होता है। आहार नाल की स्टार्टिंग तो होती है माउथ से और उसकी एंडिंग कहां पर होती है? मलाशय के एनस के ऊपर उसकी एंडिंग होती है। मलाशय से 3 सेंटीमीटर नीचे का जो भाग होता है, यानी ये वाला जो भाग होता है 3 सेंटीमीटर नीचे का भाग, इसको हम क्या बोलते हैं? गुदा नाल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे गुदा नाल, एनाल कैनाल। ठीक है, और गुदा नाल के अंतिम भाग जहां से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, ये भाग कहलाता है गुदा द्वार, या इसको बोलते हैं एनस। ठीक है, तो ये जो आपकी गुदा नाल है, इस गुदा नाल के अंदर भी क्या होती हैं? 2 संवर्णी पेशियां होती हैं, बहिर्संवर्णी पेशी और अंतःसंवर्णी पेशी। संवर्णी पेशियों का काम क्या है? भोजन की गति को नियंत्रित करना, और यहां पर ये क्या करेंगी? जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो मल है, उसकी गति को नियंत्रित करती हैं। कौन? संवर्णी पेशियां। ये हो गया आपके बड़ी आंत का पोर्शन। तो समझ आया आपको कि जो आहार नाल है उसके जो ऑर्गन है उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कितने उनके पार्ट होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। विद डायग्राम मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की मैकेनिज्म, यानी किस तरीके से पाचन होता है, कौन कौन से एंजाइम होते हैं और वो कैसे एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, कौन कौन से एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं और वो भोजन के पाचन में किस तरीके से मदद करते हैं। ये डाइजेशन की जो मैकेनिज्म है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, कीप स्टडी।